students, welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is monopolistic competition. I have already covered other market structures such as perfect competition, monopoly in the earlier videos. Today I am going to cover the monopolistic competition. As the name suggests, monopolistic competition is a market structure in which some features of monopoly market and some features of perfect competition market prevails. मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जो काइंड ऑफ फ्यूजन और कॉम्बिनेशन है ऑफ मोनोपोली एंड perfect competition market structures. So it is a market structure in which there are many sellers. Number of sellers होते हैं ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, सेम एज परफेक्ट कंपटीशन. बट परफेक्ट कंपटीशन की तरह इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस नहीं होता, बल्कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. और ये जो प्रोडक्ट का डिफरेंस है इसे इकोनॉमिस्ट में कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबसे मेन फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का. जो प्रोडक्ट है वो सेम होता हुआ भी डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट. टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट जो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, एक ही तरह का काम करता है. स्टिल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स फेमस है टूथपेस्ट के. क्लोजअप है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है. सो इन कंपनीज का जो प्रोडक्ट है एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. सेम इन केस ऑफ सोप एज वेल. जो सोप है बेसिक प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इसके डिफरेंट ब्रांड्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो शेप में, कलर में, फ्रेग्रेंस में डिफरेंशिएशन पर बेस्ड होता है. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विच कैरीज different features of monopoly and perfect competition markets. It is a market where there are many sellers who sell their products, but their products actually differs. So we will cover our next topic, characteristics of monopolistic competition. अपने माइंड में इस मार्केट के मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम पहले इसके कुछ फीचर्स को कवर कर लेते हैं. फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ये जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से रिलेट करता है, जिसमें जो बायर्स हैं वो भी बहुत होते हैं और जो सेलर्स हैं वो भी बहुत होते हैं. सेकेंड, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. जो प्रोडक्ट होता है इस मार्केट में वो डिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि शेप, कलर, फ्रेग्रेंस किसी भी वे में उसे दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाया जाता है. थर्ड इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म. ये भी फीचर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से ही रिलेट करता है, दैट देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म. अगर कोई फर्म टूथपेस्ट की मार्केट में ही एंटर करना चाहती है और एक नया टूथपेस्ट बनाना चाहती है तो उसे फुल परमिशन है, वो उस मार्केट में एंटर कर सकती है. नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट. मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक प्रोड्यूसर सेलिंग कॉस्ट को इनकर करता है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है. और प्रोडक्ट की प्रमोशन के रिगार्डिंग जितनी भी पब्लिसिटी, प्रमोशनल एक्सपेंसेस और जितनी भी एड वो शो करता है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके अगेंस्ट वो सेलिंग कॉस्ट को इनकर करता है. और अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से प्रमोट करने के लिए या फिर ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए इसमें हाई सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट इज प्राइस कंट्रोल. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस कंट्रोल होता है फर्म के हाथ में वो पार्शियल होता है, यानी कि एक फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर सकती है, उसे
कंट्रोल करती है, बट अप टू सम एक्सटेंट। अपने प्रोडक्ट के प्राइस को वो प्राइस वॉर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट में क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। सो प्राइस कंट्रोल होता है, बट पार्शियल। नेक्स्ट इज लिमिटेड मोबिलिटी। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं या गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो लेस मोबाइल होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट नॉलेज। कोई भी बायर सभी के सभी ब्रांड्स को या सभी प्रोडक्ट्स को और उनके प्राइसेस को कंपेयर नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक लाइकिंग को डेवलप कर लेता है एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए और उसी को बाय करता है। मोर ओवर, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वो कंपेयर कर भी नहीं सकता अगर चाहे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया गया है, चाहे शेप में चाहे साइज में, उनमें ऑलरेडी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सो बेस कॉस्ट जो है वो एक बायर पता नहीं कर सकता। एंड द लास्ट इज नोन प्राइस कंपटीशन। एक यूनिक फीचर है ये भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का। यहाँ पर कभी भी फर्म्स प्राइस वॉर के अंदर ऐड नहीं होती। अगर वो प्राइस वॉर में एंटर करेंगी तो उसका कोई भी बेनिफिट उस फर्म को नहीं होगा। सपोज एक प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका मार्केट शेयर अच्छा है, लोगों को पसंद है, वो 40 रुपीज़ में मार्केट में सेल होता था, जबकि कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइस था वो 38, 36 नियर अराउंड ऐसे ही था। लेकिन अगर अब वो चाहे कि वो उस प्रोडक्ट को 60 रुपीज़ में सेल करे तो फिर क्या होगा, कस्टमर उसे 60 में बाय करने की जगह दूसरे प्रोडक्ट की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। सो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो प्राइस में कभी भी नहीं होता, बल्कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स, मान लीजिए आप किसी डिटर्जेंट पाउडर की बात कर रहे हो और अब वो डिटर्जेंट पाउडर प्राइस वॉर में एंटर ना हो कि अपने प्रोडक्ट के साथ में कुछ भी प्रमोशनल गिफ्ट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिटर्जेंट है वो एक स्पून देता है अपने कॉमोडिटी के साथ में, लेकिन जो दूसरा है वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, एक टम्बलर दे सकता है। सो दिस इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन ऑफर्ड बाय डिफरेंट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। आई होप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के फीचर्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सी मार्केट है। वो मार्केट जहां कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, बेस प्रोडक्ट सेम होता है और सिर्फ उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज चाहता है और उस मैक्सिमम प्रॉफिट की जो कंडीशन है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वालिटी। जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है और एमसी एमआर को बिलो साइड से कट करता है, यही स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, सेम एज मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। सो हियर वी विल स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म फर्स्ट। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म और इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म और फर्म के ग्रुप को स्टडी करते हैं। इसमें सेम ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली डिफरेंट फर्म्स होती हैं जिसे हम ग्रुप कहते हैं। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। एक फर्म का इक्विलिब्रियम दो कंटेक्स्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज शॉर्ट रन एंड सेकेंड इज लॉन्ग रन। सो फर्स्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में एक फर्म के पास 3 कंडीशंस होती हैं, 3 सिचुएशंस में उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड थर्ड इज मिनिमम लॉसेस। सेम ही वे हमने पहले भी दोनों मार्केट्स में मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में इस कॉन्सेप्ट को कवर किया था।
सो शॉर्ट रन में 3 केसेस होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो रेवेन्यू कर्व्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, लाइक दिस, which means in order to sell more products a firm needs to lower the price। अगर फर्म ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहती है तो उसे अपने प्राइस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। सो here I am naming the diagram first. On x-axis I am taking output, on y-axis there is revenue as well as cost, because I am going to plot cost curves and revenue curves in this. So this is our average revenue curve and this is our marginal revenue curve. In case of supernormal profits, average cost is less than average revenue curve. Then marginal cost like this. Equilibrium point is, as I mentioned, where MR equates MC. मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन को मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगी। एक्सटेंड करने के बाद डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट इज माय प्रॉफिट पर यूनिट। और जब हम टुवर्ड्स वाई एक्सिस प्लॉट कर देंगे तो फर्म की टोटल आउटपुट के रिगार्डिंग जो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है हम उसको शेड कर देंगे, A, B, C and D. A, B, C, D is the supernormal profit earned by firm under monopolistic competition. So, secondly, normal profits, same as x-axis पे output, y-axis revenue और cost को represent करेगा. So, average revenue curve, marginal revenue curve. Both of these curves are downward sloping in a monopolistic competition. When average cost equates average revenue, this is the situation of normal profits. So, here I am plotting marginal cost, equilibrium point, which I'll extend like this. So this is the situation of normal profits. Third, minimum losses. First we will plot average revenue and marginal revenue. Here average cost is less than average revenue, like this. So this is our marginal cost, this is the equilibrium point. Extend करने पर we can see the difference between average revenue and average cost. This is loss per unit, and by extension we can have the shaded portion showing minimum losses of the firm A, B, C, D. And to ensure that these losses are the minimum, you can also plot average variable cost in this diagram like this. Average cost की below side पे आपकी जो average variable cost जो है वो lie करती है, जो ensure करती है आपको जो loss हो रहा है वो सिर्फ fixed cost का हो रहा है and you are able to realize your variable cost. So short run में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर एक फर्म 3 सिचुएशंस में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। फर्स्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड थर्ड इज मिनिमम लॉस। जो आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं इसमें आपकी जो एवरेज कॉस्ट है ये कम होती है आपके एवरेज रेवेन्यू से।
यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स में, और यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू लैग करता है एवरेज कॉस्ट से. सो दीज आर द सिचुएशंस इन शॉर्ट रन फॉर अ फर्म. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. लॉन्ग रन में एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करती है, और नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करने का रीज़न क्या है? सपोज शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो रिसीव हो गए. ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अट्रैक्ट कर लेंगे डिफरेंट फर्म्स को, और जब वो फर्म्स एंट्री ले लेंगी मार्केट में और वो भी प्रोड्यूस करेंगी गुड्स को, मार्केट में सेल करेंगी, तो वो शेयर को कैप्चर करेंगी मार्केट से, और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट फर्म्स में बाय द वे ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स. अगर ये न्यू फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और उसके बाद स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं, तो इसके अंदर लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होने की वजह से बहुत सारी फर्म्स जो हैं मार्केट से एग्जिट हो जाती हैं. तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ना तो लॉन्ग रन के अंदर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ले सकती है और ना ही कोई फर्म लॉसेस इनकर करती है. अगर लॉस इनकर करेगी तो वो उस बिजनेस को क्या कर देगी? एग्जिट कर देगी. तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स इनकर होते हैं. डायग्रामेटिकली इट इज़ वेरी इजी टू प्लॉट. Average revenue curve and marginal revenue curve we will plot like this, and long run average cost curve. Long run average cost would be comparatively flatter, and here I am plotting the long run marginal cost, where marginal cost equates marginal revenue. This is the equilibrium point by extension. At this price a firm can sell the products in the market OQ and earn normal profits. Hey students, our today's topic group equilibrium. Group equilibrium is a concept of monopolistic competition. Perfect competition में group of firms को हम industry कहते हैं, लेकिन यहाँ हम इसे group term से ही denote करते हैं. So firm equilibrium का topic हम cover कर चुके हैं. Now we are doing group equilibrium. Before that, let's go through the assumptions of the concept. There are two assumptions of group equilibrium. First, demand and cost of all the firms will be same. उस ग्रुप में जितनी भी फर्म्स हैं उनकी डिमांड और उनकी जो कॉस्ट है वो सेम होगी. और सेकंड, नो फर्म is large enough to influence the price as well as the output. कोई भी फर्म इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होगी वो प्राइस और आउटपुट को अफेक्ट कर सके. सो diagrammatically group equilibrium can be understood like this. Here I am taking output, cost, revenue and price on y-axis. Suppose DD is the demand curve and CC is the cost curve. In this situation, firms will fix price of the product as OA and produce OQ units representing सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. यही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और फर्म्स को अट्रैक्ट करेगा टू एंटर इनटू द मार्केट, एंड these firms will enter into the market until demand curve will be tangent to the cost curves. And in this situation, now these firms will enjoy normal profits. This is the group equilibrium determination under monopolistic competition.